हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारे आंसर राइटिंग बैच के अंतर्गत स्वागत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत बेसिकली बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखे और हमारा इसका टारगेट ये होता है कि जो आंसर आप लिखते हैं उसको एक बार आपके सामने ही चेक करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और अभी चूंकि दिसंबर एंड हो चुका है, प्रीलिम्स का भी समय बढ़ रहा है, तो डाउट रहता है कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि देखो, आंसर राइटिंग करो, लेकिन ज्यादा अगर आप पहले ज्यादा करते थे तो उसको कम कर सकते हो। अभी आप पर डे 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें आपका मैक्सिमम समय आपका 20 मिनट या 30 मिनट में मान सकता हूँ, इतना समय आप आंसर राइटिंग को दे सकते हो। उन टॉपिकों में से जिन टॉपिकों को आपने पढ़ लिया है उनका रिवाइज करो, क्योंकि मेंस के बाद, सॉरी, प्री के बाद इतना समय नहीं होता कि आप आंसर राइटिंग को बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकें। उस समय आपके पास केवल वही समय होता है कि आप रिवाइज कर सकते हो, कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और टेस्ट दे सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग को यदि सीखना है तो उसके लिए अभी आपको एक दो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। उससे आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा, आप आराम से लिख सकते हो आधे घंटे में 2 क्वेश्चन। तो आधे घंटे टाइम आप आंसर राइटिंग के लिए डेली दे सकते हो। तो हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चनों में, जैसे एक क्वेश्चन था आईआर से संबंधित, और क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में वर्तमान परिदृश्य और भारत के लिए अफगानिस्तान के महत्व पर चर्चा कीजिए। आपको बताया कि आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बेसिकली अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और भारत के साथ उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अफगानिस्तान में बदलती हुई परिस्थितियों के मद्देनजर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एक बात चल रही है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप चाहें तो अफगानिस्तान की आप लोकेशंस के आधार पर उसके महत्व को बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कैसे। फरवरी 2020 में इन्होंने लिखा है कि दोहा वार्ता के तहत अमेरिका ने अपनी वो बात छोड़ दी और वहां से कट्टरपंथ सरकार आ गई, अब यह एक आतंकवादी संगठन। देखो, इससे अच्छा बेटर आपने ठीक लिखा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ आप अफगानिस्तान की स्थिति तथा वैश्विक व्यवस्था के बारे में बताओ। जैसे सिंपल सा क्या बताना है कि वैश्विक व्यवस्था को जोड़ते हुए आपको अफगानिस्तान की स्थिति को लाओ कि अमेरिका अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहा है, ठीक है। और रूस और चाइना के बढ़ते गठजोड़ के मद्देनजर अमेरिका अपने जो रक्षात्मक खर्चे, रक्षात्मक जो उसको हास हो रहा था अलग जगह जगह जाकर के, उन स्थितियों के आधार पर अफगानिस्तान पे सैन्य स्थिति उन्होंने वापस की, अपनी सेना को वापस किया। और इससे अफगानिस्तान की व्यवस्था है पूरी तरह परिवर्तन हो गई, जिसने वैश्विक व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण आधार पर परिवर्तन किए, यानी मध्य एशिया को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से परिवर्तन किया। तो आप उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, उससे भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, या डायरेक्ट एक स्टार्टिंग इन्होंने की है वो भी एक स्टार्टिंग ठीक है, ठीक है। अफगानिस्तान का वर्तमान परिदृश्य, और जो क्वेश्चन में क्या कहा है कि लगभग 2 वर्ष हो गए तो तालिबान के तहत अफगानिस्तान वर्तमान। तो एक ये है कि आपको तालिबान के तहत उसका वर्तमान का क्या सिचुएशन अफगानिस्तान में बनी वो थोड़ा सा लेके आना है। तो जैसे क्षमता में वित्त का अभाव हो गया, ऑब्वियसली आतंकी संगठन है, देश चलाने के लिए जानकारी नहीं, ठीक है। ये जो व्यक्ति साक्षर है वो, ठीक है, गरीबी है, ठीक है। और महिला साक्षर, महिला प्रतिबंध हो गया, राजस्व को लेकर। अब इसमें देखो आपने लगा ये स्थिति अच्छी है, इनके लिए इनको जस्टिफाइड करने के लिए रिपोर्ट्स का प्रयोग करो। जैसे कौन कौन सी रिपोर्ट्स का प्रयोग करोगे आप? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अफगानिस्तान बहुत पीछे चला गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भी अफगानिस्तान बहुत पीछे चला गया है ना। अफगानिस्तान खराब। खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा संकट में है अफगानिस्तान, ये वाली रिपोर्ट आप देखा तो, है ना। वित्तीय संकट है, वो आपने वैसे मेंशन किया है, वित्तीय संकट यानी आईएमएफ की रिपोर्ट दिखाते, ठीक है। तो ये आप स्थिति बताते हैं कि अफगानिस्तान में कई आधार पर, इसके अलावा अफगानिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है अभी भी, ये नहीं कि आतंकी संगठन उसको संभाल गए, तो अभी भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, ठीक है ना। ये उसकी आंतरिक स्तर पर है। अगर इसके साथ ही आप बाह्य परिस्थितियां भी उसको बताना, बाह्य परिस्थितियां, बाह्य परिस्थिति है कि उसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान को अभी
और जो तालिबान शासन है उसको मुख्य रूप से दर्जा नहीं मिला, उसको वैधता नहीं मिली, वैधता नहीं मिली तालिबान शासन को, ठीक है ना। अभी तक कई देशों ने उसको वैधता नहीं, भारत भी उसमें से एक है, भारत ने भी शासन को अभी तक वैधता नहीं दी। तो इससे मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंध उसके कमजोर हो गए, द्विपक्षीय संबंध कमजोर हो गए। तो अफगानिस्तान की दोनों परिस्थितियां बताने की क्या स्थिति है, ये बेसिक चीज है। इस तालिबान के शासन आने के बाद अफगानिस्तान पर क्या बेसिक, तो एक तो आंतरिक परिस्थिति कि उसकी खास सुरक्षा संकट आ गया, उसके वहां मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है, उसके वहां वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। और बाह्य परिस्थिति में अफगानिस्तान पाकिस्तान में विवाद उत्पन्न हो रहा है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है उसको वैधता नहीं है, अफगानिस्तान में बाह्य निवेश एकदम डाउन हो गया, तो वो सारे फैक्टर आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक ठीक है। अगले अगर सौ की बात करें कि भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले भारत के लिए अगर अफगानिस्तान के महत्व की बात करें तो मध्य एशिया राष्ट्र तक पहुंचना सही बात है, सिल्क रूट के माध्यम से सही बात है, अफगानिस्तान निर्णय योजना है सही बात है बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी अच्छा है आपका, ये भी अच्छा है। देखो अब आपने पॉइंट अच्छे लिखे, जिसने भी लिखे पॉइंट, आपका कंटेंट अच्छा है। देखो ये अच्छे पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं, अगर मैं इसको लिखता मेरी ओर से पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन इसको क्या आता है कि थोड़ा आईआर की लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो नंबर मिलने की संभावना ज्यादा है। अब आईआर की लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, तो आईआर की लैंग्वेज में अफगानिस्तान का महत्व लिखूंगा, अफगानिस्तान का एक तो भू सामरिक है, यानी हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से क्यों महत्व, तो एक तो JNK को लेकर के महत्व है, और एक मध्य एशिया को लेकर के महत्व है, एक पाकिस्तान को लेकर के महत्व है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान बहुत जरूरी है, चाइना को देखने के लिए, तो अफगानिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, चाहे भारत की विदेश नीति को मजबूत करने, ठीक है। दूसरा लिखूंगा मैं सुरक्षा नीति, भू या ऊर्जा कूटनीति के लिए। ऑब्वियसली हम बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान से तापी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ वो लेना चाहते हैं, तो उसमें इसके अलावा निवेश के अवसर, विकास के लिए, ठीक है, निवेश के अवसर विकास के लिए अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण तरह की भूमिका निभा सकता है। तो जो बात आपने लिखी है उसको कीवर्डों में अगर आप यूज करोगे तो वो लगता है कि आपको ज्यादा है। इसके अलावा ये इसको भू आर्थिक अर्थ भू अर्थ भू आर्थिक बोल सकते हैं, जियो इकोनॉमी, भू आर्थिक मतलब व्यापार निवेश, ये सारी चीज आ जाएंगी। तो अगर आप आईआर के की टर्म यूज करोगे तो यही लैंग्वेज अच्छा हो, बस इसमें आईआर के की टर्म यूज करो, बस लैंग्वेज अच्छी लिखो बस, और उसको प्रेजेंट से जोड़, ठीक है। अब आपने देखा है कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी होने और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए मध्य एशिया में जुड़ने के लिए सरकार अफगानिस्तान का मित्रपूर्ण रवैया रखता है, इससे बात देखो, ये बात ठीक है आपकी। लेकिन देखो अफगानिस्तान में भारत की जो नीति है उसके बारे में हम बताओ, भारतीय नीति, तो सिंपल सी बात है कि भारतीय नीति हमेशा तालिबान शासन के अगेंस्ट रही है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय हित अभी वर्तमान में भारत का जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए अगर आप कहें तो इसलिए राष्ट्रीय हितों के आधार पर हमें अफगानिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को थोड़ा सहमति देनी चाहिए, और अफगान तालिबान के शासन को थोड़ा लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसके साथ उस पर ज्यादा, क्योंकि अब तालिबान भी थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करे तो बहुत बेटर शासन होगा, और साथ ही कोशिश करो कि वहाँ डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाए, इसलिए क्षेत्रीय सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। उसके आधार पर भारत को ये काम करना चाहिए ताकि भारतीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो सके, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो निष्कर्ष को थोड़ा आप एक काम करो, निष्कर्ष है इसको सजेशन बनाओ, इसमें सजेशन, ठीक है। बाकी आपने अच्छा लिखा है, प्रयास आपका अच्छा है ना, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है, समझ अच्छी है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा फैक्ट्स का यूज भी, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स यूज करो, ठीक है, तो इसमें आपके नंबर आ जाएंगे अच्छे। अगला कह रहा है हर शिक्षा नीतिगत पहल जमीनी स्तर पर सक्रियता के माध्यम से अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित समाज बनाने की दिशा में किस तरह कार्य करेगी। यानी कि शिक्षा नीतिगत पहल, अगर कोई भी चीज है जो शिक्षा है नीतिगत पहल है, अगर ये एक्टिव होंगे तो कोई भी नीति बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है। समाज व्यक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शुरू में ही व्यक्ति समाज की रहकर ही बड़ा होता है और देश के निर्माण में भी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये मैं मान लूंगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और कर सकते थे आप कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर शिक्षा नीतिगत पहल जमीनी स्तर की सक्रियता के माध्यम से अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित समाज की दिशा में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं।
तो अभी आप एक चीज दिखा सकते हैं, अगर चाहे तो आप एक रिपोर्ट दिखा सकते थे जिसमें, रिपोर्ट जिसमें कहीं ना कहीं आप असमतापूर्ण समाज के बारे में बता सकते हो, ठीक है, या स्थिति आपकी जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की स्थिति खराब है उसके बारे में बता सकते हो। जबकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास खाद्यान्न की कमी है, लेकिन खाद्यान्न की पहुंच बेहतर तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पा रही। इसलिए तो पहले आप जरूरत एक कुछ ऐसे स्टार्टिंग बताओ जिससे हमें जरूरत हो जाए कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप स्टार्टिंग ऑफ तरीके से भी कर सकते हो कि भारत में ये स्थिति, इसके लिए ये जरूरी है। भारत में स्थिति है कि भारत में मुख्य रूप से अभी भी समाज में मुख्य रूप से असमानता है, महिला पिछड़ी हुई महिलाओं के साथ महिलाएं हैं वो समान भागीदारी में नहीं है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर खाद्यान्न संकट में, जिसका एक कारण कहीं ना कहीं ये है कि नीतिगत पहल ग्राउंड लेवल पर नहीं जा रही। इसके लिए आपको इस तरीके के कदम उठाना चाहिए जिसमें शिक्षा और नीतिगत पहल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ताकि वही बात इसमें देखिए। अब शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पर आधारित ही नहीं बल्कि बल्कि व्यवहारिक शिक्षा, ये ठीक है, शिक्षा को आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा जमीनी स्तर पर सक्रियता, ये ठीक है, जमीनी स्तर पर सक्रियता, ठीक है। नीतिगत पहल, ये भी ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको बतानी है, लेकिन आपने जो ये बताया तीनों चीजें जो भी है, जो भी आपकी ये तीनों चीजें हैं, जो भी इनमें एक दो चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है। देखो, जो भी आपने तीन चीज देखो, अभी ये बताइए इनको एग्जाम्पल से जोड़ो, जोड़ो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इनकी सक्रियता क्यों नहीं, क्योंकि जमीनी स्तर पर ये सक्रिय है, स्तर पर सक्रियता से ये सफल है। तो वो आपको एग्जाम्पल इसमें देने पड़ेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है आपका, है ना। तो देखो एक तो एग्जाम्पल या केस स्टडी यूज करो, ठीक है। दूसरा, सरकारी पहल। अब सरकारी पहल इसका एग्जाम्पल देकर आपको देना है, तो बेसिक बेसिक चीजें आपको ये यूज करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर थोड़ा सा और काम करोगे, बेसिकली सब चीज ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर मैं कहूँ, थोड़ा एक तो विस्तार, देखो एक तो इंट्रो आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, समझ आपकी अच्छी है, प्रस्तुतिकरण भी ठीक है, ठीक है। और बस कुछ नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्पल और केस स्टडी यूज किया, आपका आंसर अच्छा जाएगा। हम्म। अगला अगर हम देखें, अगला कह रहा है, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी के पारगमन के रूप में किस प्रकार उभर रहा है, इसकी चर्चा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थानीय जनसंख्या, इसमें पड़ने वाले प्रयास प्रभाव का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर देखो बिल्कुल सही है क्वेश्चन, आपका इंटरनल सिक्योरिटी का है, GS 3 से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है क्वेश्चन। देखो अब कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट है और नार्कोटिक सेक्टर में नार्कोटिक जो पदार्थों के यूज में सबसे ज्यादा, उसकी तस्करी के रूप में सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है। वो पहले तो आपको बताना है कैसे आ रहा है, दूसरा आपको कारण बताना है, और तीसरा उसका इफेक्ट बताना है। ये तीन पॉइंटों पर बेसिकली क्वेश्चन का आंसर है, यही इसकी डिमांड है। अगर आप क्वेश्चन को इन तीन पॉइंटों पर लिख दोगे तो क्वेश्चन की डिमांड कंप्लीट हो चुकी होगी और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो पूर्वोत्तर देश कुल भाग 8% है, आबादी 4% है, और पूर्वोत्तर में जाति भाषा की, ठीक है, ये आपने। लेकिन इससे बेहतर अगर मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर आपको अगर करना है तो रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट दो जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में ड्रग तस्करी बढ़ रही है। आप इसमें नार्कोटिक डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, उसको यूज करो,
उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में मुख्य रूप से भारत में तेज गति से पिछले वर्षों में मुख्य रूप से इसकी तस्करी और तेज गति से बढ़ी है, वो एक जस्टिफाइड लाइन हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ वो लिख दीजिए आप, ठीक है, वो रिपोर्ट यूज कर दीजिए इंट्रोडक्शन में, उससे आपका बहुत बेहतर तरीके से काम चल जाएगा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन उतना कीजिए। अब उसके कारण बताओ, फिर कारण बताना है आपको, फिर कारण माना है ये। तो कारण में गोल्डन ट्रायंगल बिल्कुल सही बात है, भारत की गोल्डन क्रिसेंट है, ये भी है ना, ये भी है। ठीक है, नहीं आपने मैपिंग में दे दिया गोल्डन ट्रायंगल, भारत की देखो नॉर्थ ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि गोल्डन क्रिसेंट से ज्यादा गोल्डन ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी देखो, इसके अलावा जटिल बॉर्डर, जटिल सीमा, जटिल सीमाएं, दूसरा बॉर्डर बाउंड्री नहीं है, यानी कि जो मुख्य रूप से एक ही हो गई, जटिल आपकी सीमा है, जटिल भूगोल है। ठीक है, फिर मुख्य रूप से इसमें एक कारण ये भी है कि इसकी निर्जातीय संघर्ष भी, इसकी वजह से भी हथियारों के लिए भी मुख्य रूप से ये नशाखोरी बढ़ती है, निर्जातीय संघर्ष भी है। ठीक है, और सीमा पार सहयोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जो निर्जातियां रहती है उन्हीं के दूसरे भारत में रहती है और म्यांमार में रहती है, तो म्यांमार में उनके रिलेटिव होते हैं, तो आते जाते रहते हैं फ्री, और फ्री मूवमेंट होता रहता है उनका, और फ्री मूवमेंट की वजह से वो ड्रग तस्करी इनमें ज्यादा वो रहते हैं। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में मुख्य रूप से बढ़ता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का यह है कि पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, ये कई कारण हैं, जिनको थोड़ा समराइज करके आप लिख सकते हैं। गोल्डन क्रिसेंट की बात है, ये गोल्डन ठीक है, नहीं मैप ठीक बनाया, इसको थोड़ा और अच्छे से आप दिखा सकते हो, उधर मैप पर किस ये कौन कौन से देश आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में, वो भी दिखाओ। अब कैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो खतरा है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे करता है, ऑब्वियसली ये हथियार तस्करी बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है, आतंकवाद को बढ़ाते हैं ड्रग्स की वजह से, ये भी सही बात है, और जाति विविधता की वजह से संघर्ष होता है, ये भी सही बात है, और वित्त विकास जरूरी होता है। लेकिन इन कारणों से मानव तस्करी, ये उल्फा, ये पीपल, इनको सांप्रदायिक रंग होते हैं, ये तो हो गया। अब मानव, देखो आपने एक क्वेश्चन का एक बार लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा आपको प्रभाव बताना चाहिए, दूसरा क्या करा है कि जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्थानीय जनसंख्या, तो स्थानीय जनसंख्या पर प्रभाव को बताइए। स्थानीय जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताइए, ये एक बेसिकली क्वेश्चन की एक और मांग है जिसको आपको पूरा करना है। और उसके बाद आपने सही लगाया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ट्रांसमिशन रूल, ये गलादान प्रोजेक्ट, ये और है, ये अच्छे हैं, अच्छा सुझाव है। ठीक है ना, इससे हम बेहतर तरीके से कर सकते हो। बॉर्डर बाउंड्री को थोड़ा सिक्योर करो, उसको बॉर्डर बाउंड्री की सुरक्षा पर हमें थोड़ा ध्यान दो, समाधान टेक्नोलॉजी जो हमने अपनाई उसको यूज करो, तो ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें काम करना है, और ये अच्छा है, लेकिन ये चीजें आपको देनी पड़ेगी तब जाकर, क्योंकि प्रश्न की मांग को पूरा करो, ये तो पहला काम हमेशा दो, प्रश्न की मांग को पूरा करो। ठीक है ना, ये काम तो हमेशा करना है। और दूसरा, एग्जाम्पल से यूज करो। ठीक है, बाकी आपका अच्छा है, अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला आ रहा है आपका, कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में, एक और क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में LGBTQ प्लस के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या है और इसके समाधान, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, पहली बात, कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन में आपको LGBTQ के बारे में, उनकी जनसंख्या के बारे में बताना है, ये तो हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। या हाल ही में कोई घटना हुई है उनके साथ, कोई दुर्घटना हुई है, उसको भी बता सकते हो, उससे भी आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सेकंड, फिर आपको बताना है कि इनके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी, फिर चैलेंजेस आपको ले जानी। अब चैलेंजेस में एक चैलेंजेस होगी इनकी सामाजिक अस्वीकृति, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान वाली बात होती है, मानव की गरिमा के लिए इनको सम्मान ही नहीं मिलता तो फिर क्या फायदा। दूसरा हो जाती है आपको शिक्षा का, मतलब शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का अभाव, ठीक है, रोजगार का अभाव, बहुत सारी चीजें हो नहीं, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो एलजीबीटी को ये एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि यहाँ इनकी जनसंख्या, इनका रिपोर्ट डेटा लिखो, स्टार्टिंग डेटा को यूज करो। ठीक है, अब चुनौतियां, ये सबसे बड़ी बात है, सामाजिक बहिष्कृत, ये एक पॉइंट अच्छा है, सामाजिक रूप से बहिष्कृत है।
और इसमें अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल यूज करो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, अखबारों में आते हैं डेली। ठीक है, भेदभाव हर स्तर पर भेदभाव है यहाँ पे, इसमें भेदभाव होता है हर स्तर पर। इसके भी एग्जाम्पल है, आपके कार्य स्तर पर भी कई बार इनके भेदभाव देखने को मिले, इसलिए इनको रोजगार नहीं मिलता। एग्जाम्पल दीजिए, सरकारी तंत्र में अभाव, इनको वो कोई अधिकार नहीं दिए गए। लिंग आधारित हिंसा, ठीक है ना, इसका भी एक एग्जाम्पल दीजिए। एक एक का एक एक एग्जाम्पल दे दो, आपका आंसर अच्छा होगा। देखो इसके अलावा आपने लिखा नहीं इसमें, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां इनको, ठीक है ना, वो सारी चीजें में है। उसके बाद ये बिल्कुल सही बात है, उसके बाद समाधान, ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है, और रेलवे ने काम किया है, ठीक है, ये सब ये काम किया है, ये अच्छा लिखा है। हम्म, इसमें ये ठीक है, इसमें एक दो केस स्टडी ये आपने लिखा है, ये अच्छा है, ठीक है। इसमें दक्षिण भारत के राज्यों ने कुछ अच्छी पहल ली है, उनको भी आप लिख सकते हो। और इसमें आपके सुझाव में निष्कर्ष लिख, सुझाव लिखें निष्कर्ष में, ठीक है ना। तो बाकी अच्छा है, बस एक एग्जांपल वगैरह को यूज कर दो, बाकी आपका सही है। अगर आप थोड़ा एग्जांपल वगैरह को यूज करोगे, आपका नंबर इसमें 1.5 नंबर और बढ़ जाएंगे, आपके बहुत बेहतर तरीके से इसमें नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इनके द्वारा लिखे गए थे, 2 दिन के क्वेश्चन थे शायद ये। उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है, पहले से इनका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, क्वेश्चन की समझ अच्छी है, प्रेजेंटेशन इनका ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह में थोड़ा सा अपना थोड़ा चेंज करना है, मेन बॉडी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, कोई कोड कोई रिपोर्ट्स के माध्यम से। बाकी ज्यादातर चीजें इसमें बहुत अच्छी रही। तो इसमें इतना ही, आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।